भागलपुर में मनाया गया जैन धर्म के 12वें तीर्थकर का गर्भ कल्याणक महोत्सव। भगवान वासु पूज्य की प्रतिमा का किया गया अभिषेक। कोरोना नियमों पर रखा गया ख्याल। पलामू में सफाई कर्मियों ने जताई नाराजगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम करने वाले सफाई कर्मियों में रोष। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगाई रोजगार देने की गुहार। पाकुड़ के सिलकुट्टी के पास खाई में गिरा कोयले से भरा डंपर। हादसे में नहीं हुआ किसी भी तरह का कोई नुकसान। स्थानीय माफियों ने जमकर मचाई कोयले में लूट। बेतिया में अनियंत्रित होकर गड्ढे में गिरा शराब से लदा ट्रक। घटनास्थल पर पुलिस के पहुंचते ही गाड़ी चालक हुआ फरार। अवैध शराब की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, सीधा पटना से है, जहां पर कुख्यात अपराधी चंदन कुमार की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ और पटना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है। फतुआ के नरैना गांव से उसे गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, कुख्यात अपराधी चंदन कुमार कई मामलों में वांछित चल रहा था, रंगदारी के कई मामलों में वांछित चल रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पटना से उस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कुख्यात अपराधी चंदन कुमार गिरफ्तार हो चुका है। एसटीएफ और पटना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार जुड़ चुके। अनिल, कुख्यात अपराधी चंदन कुमार की गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कुलनुपुर, देखिए, जिस तरह से एसटीएफ की कार्रवाई जो है वो लगातार बिहार भर में देखा जा रहा है। हर एक जिले में कहीं ना कहीं एसटीएफ की टीम जो है वो लगातार कार्रवाई कर रही है और अपराधियों पे लगाम लगाने की पूरी भरसक प्रयास जो है उनका अब सफल होते हुए दिख रहा है। इसी कड़ी में फिर से एक बार एसटीएफ की टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें बताया जा रहा है कि चंदन कुमार नाम का एक कुख्यात अपराधी था जो कि एसटीएफ की टीम के हाथे चढ़ा है। ऐसे में अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं 25 जून की ये घटना है, जहां पे चंदन कुमार द्वारा एक व्यवसायी से 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी और रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी बातें कही गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं व्हाट्सएप के जरिए इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम देने का काम किया था और चंदन कुमार को की गिरफ्तारी पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम के द्वारा फतुआ के नरैना गांव से जो है वो गिरफ्तारी हुई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि एसटीएफ की टीम जो है लगातार कार्रवाई कर रही है और अपराधियों पर नकेल जो कसने की उनकी कवायद है वो लगातार देखी जा रही है। तो ऐसे में अपराधी जो है कहीं ना कहीं अब डरे सामने भी नजर आ रहे हैं। जी, कुख्यात अपराधी चंदन कुमार से अभी तक की पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया अनिल? जी बिल्कुल, अगर बात करें हम तो जैसा कि ये काफी मामलों में वांछित अपराधी माना जा रहा था और एसटीएफ की टीम लगातार इस पर जो है दबिश बनाए हुए थी और एक गुप्त सूचना के आधार पर इसे गिरफ्तार किया गया। हालांकि इसे पूछताछ अभी जारी है और भी कई मामलों का खुलासा बहुत जल्द एसटीएफ की टीम और पटना पुलिस कर सकती है। जी नुपुर, पुलिस को कितने दिनों से इस अपराधी की तलाश थी और किस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई है? क्या किसी ने इसकी सूचना दी थी? जी बिल्कुल नुपुर, अगर बात करें हम तो जिस तरह से एसटीएफ की टीम लगातार अपराधियों पर अपना नकेल कस रही है, वहीं अगर पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम के साझा ऑपरेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं उसे गुप्त सूचना मिली थी कि जो जिस विक्टिम पर व्यवसायी पर जो मामला जो दर्ज हुआ था, जिनपे अपराधी चंदन के द्वारा जो 50 लाख की रंगदारी मांगी गई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक मामला दर्ज हुआ था और फतुआ के नरैना गांव में उस अपराधी के होने की सूचना मिली थी, पुख्ता जानकारी मिली थी, जिसके बाद ही एसटीएफ की टीम और अगर बात करें फतुआ पुलिस की ये साझा कार्रवाई देखने को मिली है। शुक्रिया अनिल कुमार तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर कुख्यात अपराधी चंदन कुमार की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ और पटना पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चंपापुर दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र में जैन धर्म के 12वें तीर्थकर भगवान वासु पूज्य का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया। वहीं भगवान वासु पूज्य की पदासन मूंगे रंग की प्रतिमा का स्वर्ण और रजत 108 कलशों से अभिषेक किया गया। स्वर्ण कलश सुनील मेहता अहमदाबाद और रजत कलश से अभिषेक पदम पाटनी ने किया। वहीं बाद में भगवान वासु पूज्य की अष्ट द्रव्य से पूजा अर्चना की गई। पूजा के दौरान गर्भ कल्याणक अर्घ चढ़ाया गया। वहीं पंडित जागेश शास्त्री ने अपने संदेश में कहा कि भगवान वासु पूज्य अहिंसा की जीती जागती प्रयोगशाला है। बताते चले कि आयोजन में सरकार की ओर से जारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया।
अहमदाबाद गुजरात निवासीनां सह परिवारस्य एवं भारत अहमदाबाद गुजरात निवासीनां सह परिवारस्य एवं दिलीप जी सुनीता जी मोहम्मद। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन करते हुए डीबीए के नए भवन में बीते दिन बैठक का आयोजन किया गया। बैठक दीवानी, फौजदारी सहित विभिन्न मुकदमों में परेशान पीड़ितों को उचित न्याय मिले और मुकदमों का निपटारा जल्द से जल्द हो, इसके सहित अन्य बिंदुओं को रखा गया। इस बैठक की अध्यक्षता डीएलएसए सचिव रुम्पा कुमारी ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विभिन्न मामलों में सजा काट रहे लोगों को रिलीफ दी जाएगी। इसके लिए कोविड-19 का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत लगाया जाएगा। वहीं डीएलएसए सचिव ने यह भी कहा कि आगामी 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नालसा के निर्माण प्रदर्शन में निर्देश पर 10 जुलाई 2021 को अगला राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। संपूर्ण भारतवर्ष में इसका आयोजन हो रहा है। सभी राज्यों के साथ बिहार विधिक सेवा आयोग का भी हमारे पास निर्देश है, विधिक सेवा प्राधिकार का, कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निपटारा राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जुलाई के माध्यम से हम लोग कर सकें। सुलहनीय मामले जितने भी हैं, फौजदारी, दीवानी और विभिन्न विभागों से संबंधित, जिसमें बिजली विभाग, टेलीफोन, पानी बिजली के मामले, वेट मेजरमेंट से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, तो उसका निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलों का निष्पादन हाइब्रिड मोड पर इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से वर्चुअल कम हाइब्रिड मोड पर हम लोग इसका निष्पादन करेंगे। हर किसी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, कोरोना के गाइडलाइंस के जो भी सरकारी गाइडलाइंस है उनका पूरा पालन करते हुए इस एक प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय लोक अदालत का फ़ायदा जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग दे सके, हम लोग उसको देने की कोशिश करेंगे। मुंगेर से किडनी के मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अब किडनी के मरीजों को डायलिसिस के लिए जिले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत मुंगेर सदर अस्पताल में 5 बेडों वाला डायलिसिस सेंटर का शुभारंभ डीएम नवीन कुमार ने फीता काटकर किया। वही सेंटर के खुल जाने से लोग भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। इस सेंटर के उद्घाटन के बाद सेंटर के विषय में जानकारी देते हुए डीएम ने बताया कि इससे मुंगेर जिले और आसपास के लोगों को काफी सहूलियत होगी। पहले मरीजों को डायलिसिस के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब अपने जिले में ही ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। जिले में डायलिसिस सेंटर का हम लोगों ने शुभारंभ किया है और ये काफ़ी चीज पर मांग था। पहले से ये डिमांड था इस जिले के लिए कि डायलिसिस सेंटर यहाँ स्टार्ट नहीं था, तो आज हम लोगों ने इसको स्टार्ट कर दिया। अब हमारे जो सुदूर गांव के या अन्य जो व्यक्ति हैं जो इस डायलिसिस की जिन्हें आवश्यकता हो, वो अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, भागलपुर, पटना या अन्य जिलों में नहीं जाना पड़ेगा डायलिसिस कराने के लिए। और निश्चित रूप से यहाँ पे जो बेहतर सुविधा डायलिसिस की दी जा रही है या दी जाएगी, उसको वो लोग अवेल करेंगे और यहीं पर उनका डायलिसिस होगा। किनके लिए मुफ्त होगा, किनको कुछ क्या लगेगा? और ये हमारे बीपीएल कार्ड होल्डर के लिए मुफ्त होगा और बाकी के लिए 1700 नॉमिनल फी है, 1720 रुपये नॉमिनल फी है, जो जिसके अंतर्गत जो सारी सुविधाएं हैं वो दी जाएंगी। इधर भी देखिएगा पकड़ के। हाँ सर, ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। अंदर वेलकम कर रजिस्ट्रेशन का पलामू में स्वच्छ भारत मिशन के तहत काम करने वाले सफाई कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई है और 30 जून तक के बाद कार्य से हटाने के आदेश का कर्मी लगातार विरोध कर रहे हैं। वहीं पूरे झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 700 सफाई कर्मी केंद्र प्रायोजित योजना में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम कर रहे थे। शौचालय निर्माण कार्य हो या फिर स्वच्छ भारत मिशन से जुड़े कई कार्य इन सफाई कर्मियों से कराया जा रहा था। झारखंड में सरकार ने 30 जून तक उनका कार्य अवधि समाप्त करने का निर्देश जारी किया है। इस बात से कर्मियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। आपको बता दें, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी गुहार लगा रहे हैं कि उनका कार्य अवधि आने वाले दूसरे फेज के कार्य में समायोजन किया जाए ताकि उनकी नौकरी नहीं जाए। वही कर्मियों का यह भी कहना है कि इस कोरोना काल में जी तोड़ मेहनत कर उन्होंने काम किया है, लेकिन इस तरह से बेरोजगार कर देना सही नहीं है। बताते चले कि पलामू जिले में भी करीब 70 सफाई कर्मी कार्यरत है।
हम लोग का सभी कर्मी का एक ही मांग है कि जो केंद्र सरकार के इतने महत्वाकांक्षी कार्य योजना हम लोग करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, चाहे छुट्टी हो रविवार हो सभी दिन करते हैं, तो हमारी ये मेहनत बेकार ना जाए और नई योजना में हम लोग को समायोजित करके और यथावत हम लोग को कार्य में रखा जाए, बेरोजगार इस कोरोना काल में नहीं करें। कुछ निर्देश प्राप्त हुआ है कि हम लोग को जो है 30 जून के बाद हटाते हुए नई नियुक्ति प्रक्रिया लेगी, जिसका ये सरासर गलत है। केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश है कि पहले से जो कर्मी कार्यरत हैं उन्हें समायोजित करते हुए रिक्त पदों पर ही बहाली प्रक्रिया ली जाए, लेकिन हमारे साथ जो सरकार है वो अन्याय कर रही है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक साहे जुड़ चुके हैं। विवेक, सफाई कर्मियों की क्या कुछ मांग है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, आपको बता दें कि पलामू जिले में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत काम करने वाले कर्मियों ने राज्य सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। उन लोगों का ये आरोप है कि 30 जून के बाद कार्य से हटाने के आदेश को लेकर ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि पलामू जिले में 70 कर्मी कार्यरत है, जिसको ये उनको हटाया जा रहा है और इन लोग का आरोप है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इन लोग गुहार भी लगा रहे हैं कि इन लोग जो भी कर्मी है वो लोग गुहार भी लगा रहे हैं कि जो भी दूसरे फेज के कार्य में समायोजन जो कर रहे हैं उनको नौकरी से न हटाते हुए भी ये समायोजन की प्रक्रिया करें, जिससे इन लोग को कोविड काल में लगातार जो काम कर रहे हैं, जैसे योजना के तहत जो भी काम मिलता है, शौचालय निर्माण कार्य हो या जो भी स्वच्छ मिशन से जुड़ी हुई जो भी योजना होती है, इन लोग लगातार मेहनत करते हैं और वह काम भी कर रहे हैं, लेकिन इन लोग को 30 जून तक हटाया जा रहा है, जिसका इन लोग को विरोध भी कर रहे हैं और सरकार से मांग भी कर रहे हैं कि जो भी मतलब जो ये निकाल रहे हैं उसमें इन लोग को रहते हुए भी समायोजन की प्रक्रिया करें। जी विवेक, पलामू जिले में 70 सफाई कर्मी हैं, वही कर्मियों का कहना भी वाजिब है कि कोरोना काल में वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस तरह से उन्हें अचानक से बेरोजगार करना सही नहीं है। जी, आपको बता दें कि यहाँ पे जो 70 कर्मी कार्यरत हैं, इन लोग का सिर्फ यही मांग है कि आप जो भी इन लोग लगातार कोविड में भी इन लोग काम किए हैं, जो जैसे कि स्वच्छता को लेकर अभियान चलाए हैं और ये भी लगातार जो अभी हटाया जा रहा है, इन लोग का सिर्फ एक ही मांग है सरकार के तरफ से कि इन लोग जो भी हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम कर रहे हैं उन लोग को समायोजित करते हुए इन लोग को रखकर ही ये करें, ज्वाइनिंग कराएं। जी, क्या अभी तक सफाई कर्मियों की मांग पर प्रशासन या सरकार ने किसी तरह का कोई संज्ञान लिया है या किसी तरह का कोई आश्वासन दिया गया है उन्हें? फिलहाल अभी तक तो किसी प्रशासन के द्वारा, चाहे यहाँ पे जिला प्रशासन के जो भी हैं उपायुक्त महोदय, इन लोग किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। इन लोग लगातार गुहार भी कर रहे हैं, वो यहाँ पे उपायुक्त से भी लोग मिले हैं, यहाँ पे स्वच्छता अभियान के पदाधिकारी है उनसे भी मुलाकात हुई, लेकिन अभी तक किसी तरह का इन लोग को आश्वासन नहीं दिया गया है और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि हम लोग को रहते हुए भी जो भी समायोजित करना है वो करें। विवेक, अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो इनकी आगे की रणनीति क्या हो सकती है? क्या आंदोलन और ज्यादा उग्र हो सकता है? जी, फिलहाल अभी तो ये लोग रणनीति बना रहे हैं। अगर इन लोग की मांग नहीं होती है तो ये लोग आपको सरकार से, हेमंत सोरेन सीएम से मुलाकात कर आगे की जो भी मतलब प्रक्रिया होगी वो लोग करने को विवश होंगे। शुक्रिया विवेक साहे, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। बिहार का सरकारी महकमा अपनी कारगुजारी के चलते एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल बिहार में 30 जून को हुए तबादलों की लंबी फेहरिस्त में कृषि विभाग का बड़ा गड़बड़ झाला भी सामने आया है। कृषि विभाग में एक ऐसे अधिकारी का तबादला कर दिया गया जिनका निधन हो चुका है, लेकिन विभाग ने कृषि पद अधिकारी का भी तबादला कर दिया। दरअसल 2 महीने पहले ही कृषि पद अधिकारी अरुण कुमार शर्मा की मौत कोरोना की वजह से हुई थी, लेकिन सरकार की ओर से जो तबादले की सूची आई उसमें उनका नाम भी शामिल है। अरुण कुमार शर्मा का तबादला पटना जिले से भोजपुर जिले में कर दिया गया था। बिहार एस्टेट 2019 का परिणाम जारी होने के बाद से विवाद जारी था।
वैसे अभ्यर्थी जो परीक्षा में सफल हुए थे मगर मेरिट लिस्ट में नहीं थे, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। मंगलवार को अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने भी पहुंचे थे। वे हंगामे को देखते हुए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा था। इस घटना के बाद एस्टेट मुद्दे पर विवाद भी बढ़ गया था। विवाद बढ़ता देख सूबे के शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया। बिहार शिक्षा विभाग ने बुधवार को क्वालिफाइड मेरिट लिस्ट और क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट का चक्कर हटाते हुए अभ्यर्थियों और वैकेंसी की संख्या के साथ साथ नया रिजल्ट जारी कर दिया है। झारखंड सरकार ने अनलॉक 5 में राज्य की जनता को बड़ी राहत दी है। अब सभी जिलों में दुकानें 8 बजे तक खुलेगी। एक जिले से दूसरे जिले तक बसों का आवागमन भी होगा। बाहर से यानी दूसरे राज्यों से आने वालों को 7 दिन तक क्वारंटीन में रहने की अब जरूरत नहीं होगी। रेस्टोरेंट और बार भी 50% सीट के साथ खुलेंगे। एक जगह पर 50 लोगों के जमा होने की भी छूट मिली है। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में सीटों की क्षमता से आधे लोगों को बैठाने की भी छूट दी गई है। हालांकि रविवार को बाजार बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के ड्रोन मिलने के बाद देश की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी बीच इंडो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर भी सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। बड़ी जांच पड़ताल के बीच सीमा पर एसएसबी ने 8 ड्रोन कैमरे बरामद किए हैं। बरामद किए गए सभी ड्रोन मेड इन चाइना है। इन सभी को तस्करों द्वारा एक कार में नेपाल से हिंदुस्तान लाया जा रहा था, जिसके बाद जांच में पुलिस ने ये बड़ी सफलता हासिल की है। गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। छब्बीस तारीख को इस मामले में कोंडवा चैनपुर थाना में एक केस दर्ज किया गया है। एसएसबी जो वहाँ पे पोस्टेड है नेपाल बॉर्डर पे, वो वाहन चेकिंग के दौरान 3 व्यक्तियों को पकड़ी थी और उनके कार से I-10 कार से 8 डिब्बे जब्त किए गए थे। जब उन डिब्बों को खोला गया तो उसमें ड्रोन थे। उन व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि वो नेपाल से ये खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन उन लोगों के द्वारा कोई वैध कागजात उसके प्रस्तुत नहीं किए गए। तो तस्करी करके इन वस्तुओं को लाया गया था। उसके बाद इस मामले में 26 तारीख को केस दर्ज किया गया और इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वो तीनों व्यक्ति, उसमें से 2 व्यक्ति कोंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के ही निवासी हैं और एक व्यक्ति सीतामढ़ी के बैरगनिया थाना क्षेत्र का निवासी है। इसके संबंध में एसडीपीओ ढाका को स्वयं इस कांड का पर्यवेक्षण करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही इसके सभी पहलुओं पर जाँच की जाए। पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में शराब से लदी ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा पलटी, जिसके बाद ट्रक से निकालकर वाहन चालक ने जेसीबी मशीन के द्वारा गाड़ी को उठाने की कोशिश की, लेकिन उठाने में असफल रहा। वही गाड़ी पलटने की खबर पुलिस को मिली। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। वही पुलिस को आते देख वाहन चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वही पुलिस ने छानबीन की और गाड़ी में भारी मात्रा में विदेशी शराब भी बरामद की गई। अवैध शराब देख इस मामले की जानकारी वरीय पुलिस पदाधिकारी को भी दी गई। अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट चुकी है। बेगूसराय के लोहिया नगर में आपराधिक वारदातें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। चोरी की घटना और दूसरी आपराधिक घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इन आपराधिक घटनाओं से लोग भी परेशान हो चुके हैं और उनमें काफी ज्यादा आक्रोश देखा जा रहा है। ये ताजा मामला वार्ड नंबर 26 का है, जहां वार्ड पार्षद परमानंद सिंह को बीते दिन अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। इस घटना से नाराज मोहल्ले के लोगों ने लोहिया नगर थाना पहुंचकर
थाने का घेराव किया, जिसके बाद थाना प्रभारी ने कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया। इस दौरान निवर्तमान उप में राजीव रंजन ने कहा कि लोहिया नगर इलाके में लगातार चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं से लोग दहशत में हैं। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस दौरान उन्होंने प्रशासन से मांग की कि ऐसी घटनाओं पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। विगत कुछ दिनों से लोहिया नगर की स्थिति सच में खराब हो गई है। चोरी की घटनाएं से लेकर ये आपराधिक घटना ज़्यादा हो रही है। प्रशासन से हम मांग करते हैं कि हमारे वार्ड पार्षद थे परमानंद सिंह जी, उनके ऊपर गोली चली है, अभी अस्पताल में भर्ती हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द स्वस्थ हो। लेकिन जिला प्रशासन से भी हम मांग करते हैं कि इस तरह की जो आपराधिक घटना घट रही है, चाहे लोहिया नगर थाना क्षेत्र हो या जिला के अन्य कई स्थानों पर इस तरह की घटनाएं घट रही है। अपराधी बेलगाम सा महसूस होने लगा है कि जिला में अपराधी बेलगाम हो गया है। तो उस सारे चीज़ों पर नकेल कसने की ज़रूरत है और अपराधियों पर नकेल कसने की जिम्मेवारी जिला पुलिस प्रशासन की है। और हम लोग एक शरीफ शहरी यही चाहते हैं कि हम लोग और हमारा पूरा आवाम डर के साए में ना दिए। गोड्डा के बुआरी जोर क्षेत्र में एक मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई, जिसके कारण एक महिला घायल हो गई और उसे आनन फानन में नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और इस घटना के संबंध में उनके पति सूरज ने बताया कि हुल दिवस के मौके पर छुट्टी मिलने के कारण घूमने के लिए वो अपने घर मनिया मोड़ से बरहेट के बोगानी डी जा रहे थे कि तभी महुआ टोल के पास सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे की वजह से मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टर को महिला को मृत घोषित कर दिया गया। हम लोग जा रहे थे, बस गाड़ी अनबैलेंस हो गया। और रोड के कारण? हाँ, रोड के कारण। और पुल के पास थोड़ा सा स्लोप था, हाँ, उसी में हम लोग अनबैलेंस हो गया। तो वो जो डेट की है वो आपकी कौन है? वो मेरी पत्नी है। पत्नी है, नाम उनका? स्नेहलता दत्त। पाकुड़ के सिलकुट्टी के पास कोयला रोड में कोयला से भरा एक डंपर खाई में गिरा। मिली जानकारी के मुताबिक डंपर कोयला लेकर पाकुड़ की ओर जा रहा था कि सिलकुट्टी के पास संतुलन बिगड़ जाने से यह हादसा हुआ। लेकिन गनीमत ये रही कि हादसे में किसी भी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस को चकमा देने के लिए स्थानीय माफियों ने पलक झपकते ही कोयला लूट लिया। वहीं डंपर चालक ने बताया कि सड़क के दोनों साइड पर गाड़ी खड़ी थी, जिसके कारण उसे मजबूरन ज्यादा साइड लेनी पड़ी, इसलिए संतुलन बिगड़ गया। वहीं दुर्घटनाग्रस्त डंपर पाकुड़ के सुनील नामक व्यक्ति का बताया जा रहा है। खड़ा था और दाहिने तरफ स्कॉर्पियो खड़ा था, वो सरकारी गाड़ी था। अब उसको हॉर्न मार रहा है, वो हटिए नहीं रहा, वो लोग दोनों में बात कर रहा है। ये सामने सामने दोनों खड़ा है, हमारे निकलने की जगह ही नहीं है, हम किधर से निकलेंगे। तब लास्ट में देखे हाथ नहीं रहा तो हम बाएं काट के नीचे उतार। दुमका के हंसटिया क्षेत्र के गरडी गांव में जमीन विवाद में आदिवासी समुदाय के 2 लोगों की हत्या कर दी गई। बता दें कि दोनों मृतक पिता और बेटे हैं। वही मामले के बारे में बताया जा रहा है कि रामगढ़ प्रखंड के आदिवासी बहुल गरडी गांव में सगे रिश्तेदारों ने अपने चाचा और चचेरे भाई की हत्या कर डाली। ये घटना भरे गांव के बीच हुई। वही मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया गया है। गड्डी हंसदिया थाना क्षेत्र में पड़ता है, थोड़ा रोड से इंटीरियर में है। यहाँ 25 साल पहले से पूर्व से विवाद चल रहा है और आज ये लोग आया था यहाँ घर साफ करने, इसी में अगेंस्ट पार्टी द्वारा मारपीट करके 2 आदमी की मृत्यु हो गई और कई लोग घायल हैं।
खगड़िया जिले के वार्ड संख्या 10 में बेखौफ अपराधियों द्वारा हत्या का केस वापस लेने की धमकी नहीं मानने पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। आरण फारन में परिजनों ने घायल को इलाज के लिए बकरी पीएससी में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति नाजुक देखकर बेहतर इलाज के लिए उसे बेगूसराय रेफर कर दिया गया। वहीं परिजनों ने बताया कि साल 2019 में बदमाशों द्वारा घायल के बेटे की हत्या कर दी गई थी, जिसका मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। केस में सजा होने के डर से केस वापस लेने की धमकी दे रहा था। अपराधियों की धमकी नहीं मानने पर आरोपी ने बीती शाम गाजी घाट चौक के पास ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। वही घटना की सूचना मिलते ही अलोली थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पापा खड़ा था, बाइक से सवार 3 आदमी आया और वही गोली लोड किया, फटाफट पीठ में मारा। हम सब जब तक हल्ला किए तब तक वो 2 राउंड दिया और भागते रहा सर। तब जाके हम सब धरपकड़ करने लिए बगल में डॉक्टर के पास ले गए सर। तो ले गए, वहीं पर कोई कुछ नहीं कहा, वहाँ गज भी नहीं रहा था सर। डॉक्टर ने गाड़ी मिल रहा था, नहीं कोई गाड़ी देने के लिए तैयार था सर। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।